हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक भटनागर स्वागत करता हूं आप सभी का दी लर्न स्किल्स यूट्यूब एंड डेली मोशन चैनल के अंदर। आज हमारा दूसरा अध्याय शुरू होगा कंप्यूटर फंडामेंटल का, कंप्यूटर की संरचना, चैप्टर 2 यानी कि भाग 2 या चैप्टर 2। अब इसके अंदर हमारे आज कौन कौन से टॉपिक्स कवर किए जाएंगे। सबसे पहले आता है हमारा पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, उसके बाद डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मदरबोर्ड, यानी कि हार्डवेयर क्या होता है, मदरबोर्ड क्या होता है, कंप्यूटर के कौन कौन से भाग होते हैं उसको आज हम समझेंगे अच्छे से। पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर, हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं उनको समझेंगे। पार्ट्स ऑफ सीपीयू, सीपीयू के कितने भाग होते हैं उसको समझेंगे आज। पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी, मेमोरी क्या होती हैं, उसके क्या भाग होते हैं, कितने भाग होते हैं उसको हम समझेंगे। पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस, इसको भी आज हम भली भांति समझेंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा। सबसे पहला टॉपिक समझते हैं हम पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम जो हमारा बना है वो कितने भागों से मिलकर बना है। तो पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम हमारा दो भागों से मिलकर बना है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। बचपन से आप क्लासरूम में या कहीं ना कहीं आप सुनते ही होंगे, मोबाइल यूज़ करते हैं सभी लोग आज के युग में। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का नाम तो सभी ने सुना होगा, लेकिन हार्डवेयर की क्या डेफिनेशन होती है, सॉफ्टवेयर की क्या डेफिनेशन होती है, वो भी आपको पता होना चाहिए। चलिए हम आपको बता देते हैं कि हार्डवेयर कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ये सिंपल सी एक डेफिनेशन है जिसको आप याद रखिएगा कि कंप्यूटर का फिजिकल स्ट्रक्चर, ऊपर की जितनी भी बॉडी होती है, या ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जिसका कोई सा भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, उसकी जो ऊपर की फिजिकल बॉडी होती है वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिसको हम ऑपरेट कर सकते हैं, देख सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, वो हमारा सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है नहीं, जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब हमारे क्या है, सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट हमारा है डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड मदरबोर्ड। थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं कि हार्डवेयर की डेफिनेशन क्या होती है, मदरबोर्ड क्या होता है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर की डेफिनेशन वही कंप्यूटर का जो ऊपर का फिजिकल स्ट्रक्चर होता है जिसको हम छू पाते हैं, महसूस कर पाते हैं, वो हमारा हार्डवेयर कहलाता है। और कंप्यूटर हार्डवेयर का मतलब यही है कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं सबसे मिलकर एक कंप्यूटर बनता है, यानी कि माउस कीबोर्ड, सीडी, हार्ड डिस्क, इन सबसे मिलकर क्या बनता है, एक कंप्यूटर बनता है। तो पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, कंप्यूटर हार्डवेयर कहा जाता है। और ऊपर की बॉडी मोटे तौर पर हार्डवेयर में आती ही है। तो जितनी भी ये सारी डिवाइसेस आपको नज़र आ रही हैं, ये सब हार्डवेयर का पार्ट है। नेक्स्ट समझते हैं हम मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड एक पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, उस पर विशेष तौर से बहुत सारी आईसीज और सीपीयू वगैरह लगाया जाता है। सीपीयू, रैम, रोम सब इसी पे लगाई जाती हैं और इसी की मदद से ही हम अपना कंप्यूटर चला पाते हैं। ये एक प्रकार का कंप्यूटर का आधार होता है जिससे कंप्यूटर चल पाता है। इसी के ऊपर सारी कंप्यूटर की आईसी लगती हैं और इसके अंदर हमारे बहुत सारे सर्किट्स लगे होते हैं पीछे। यूएसबी के लिए होता है, प्रिंटर के लिए होता है, और हीट सिंक होती है, फैन यहाँ पर लगता है, सीपीयू हमारा यहाँ लगता है, रैम हमारी यहाँ लगती हैं। तो ये सब हमारे यहाँ पे बायो सेल भी होता है, ठीक है। तो इसको ज़्यादा डिटेल में तो हम खैर अच्छे से जब हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के हमारे कोर्सेस लॉन्च होंगे तो उसमें बहुत डिटेल में समझेंगे। लेकिन अभी हम मोटे तौर पे ये समझ रहे हैं कि मदरबोर्ड क्या होता है। एक पीसीबी यानी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, इलेक्ट्रॉनिकली, जिसे हम हर कंपोनेंट से आपस में जोड़ देते हैं। मतलब ये जुड़ा जुड़ाया ही आता है कंपनी की मदद से, कंपनियां ये जोड़ के हमको देती हैं। हमें तो केवल इसमें अलग से हम रैम वगैरह लगा सकते हैं, सीपीयू लगा सकते हैं और इसके अंदर अपने पार्ट्स कंप्यूटर को जोड़ सकते हैं, यानी कि माउस लगा सकते हैं, कीबोर्ड लगा सकते हैं और कंप्यूटर को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है पार्ट्स ऑफ हार्डवेयर। हार्डवेयर के कितने भाग होते हैं। हार्डवेयर हमारा इन तीन चीज़ों से मिलकर बना है, सीपीयू, एमयू और पेरिफेरल डिवाइसेस। सीपीयू की फुल फॉर्म या सीपीयू क्या होता है, इसके बारे में आप सभी को अच्छे से पता होगा, लेकिन तब भी सभी का ध्यान रखते हुए मुझे ये बताना ही है कि सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है और सीपीयू हमारा कंप्यूटर का ब्रेन होता है, यानी कि मस्तिष्क होता है। कंप्यूटर के अंदर जितनी भी कैलकुलेशन होती है, गणना होती है, जितना भी टास्क परफॉर्म होता है,
जिसको भी हैंडल कर, वो सब जो हैंडल करता है वो CPU ही करता है। जैसे कि नीचे आप इमेज भली भांति नज़र आ ही रही है, i7, i5, i9 तक आ चुका है अभी तक। ये सब क्या है, CPU हैं, मतलब इंटेल कंपनी का ये CPU है। और ये i7, i5 ये क्या है, जनरेशन्स होती हैं इनकी, ठीक है। और अलग अलग कंपनी के भी CPU आते हैं, जैसे AMD एक कंपनी है, उसका भी CPU आता है, ठीक है। मेमोरी यूनिट क्या होती है, मतलब मेमोरी यूनिट एक ऐसी यूनिट या IC डिवाइस होती है जो कंप्यूटर के अंदर डेटा को स्टोर करने या डेटा को डिलीवर करने का काम करती है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर मेमोरी यूनिट का काम डेटा को स्टोर करने और डेटा को हमें किसी में आउटपुट स्टोरेज डिवाइस के अंदर देने का काम करती है। पेरिफेरल डिवाइसेस हमारी कौन कौन सी होती हैं, कंप्यूटर के जो भी हमारे पार्ट्स होते हैं, भाग जिनसे मिलकर कंप्यूटर बनता है, वो हमारी सारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। यानी कि एक ऑफिस के अंदर या एक कंप्यूटर को चलाने के लिए जितने पार्ट्स की हमें आवश्यकता पड़ती है, वो सारे पार्ट्स हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि अगर हम एक ऑफिस के अंदर की बात करें, एक ऑफिस के अंदर एक हमारा डेस्कटॉप या लैपटॉप या कुछ भी हो सकता है, तो उसके साथ एक कीबोर्ड भी चाहिए होगा, एक माउस, एक स्पीकर, एक प्रिंटर, और ये सारे जितने भी CD वगैरह, पेन ड्राइव हो गया, तो ये जितने भी पार्ट्स कहलाते हैं, ये सब हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। यानी कि जिनका यूज़ हम कंप्यूटर को संचालित करने के लिए करते हैं या कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, तो वो सारी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस होती हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट समझते हैं पार्ट्स ऑफ CPU। यानी कि CPU के कितने भाग होते हैं, CPU के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। अभी हमने ये समझा था कि हार्डवेयर के कितने पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के कितने पार्ट्स होते हैं। अब हम ये समझेंगे कि CPU के कितने पार्ट्स होते हैं। CPU भी 3 पार्टों से मिलकर बनता है, यानी कि 3 भागों से मिलकर बनता है। सबसे पहले CU, फिर MU और फिर ALU। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट, और MU की फुल फॉर्म होती है मेमोरी यूनिट, ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। CU क्या होता है, ये एक इमेज हमने आपको बताने के लिए यहाँ लगाई है, लेकिन यहाँ पर ये जो इमेज लगी हुई है, अब इसकी वर्किंग मैं आपको समझा देता हूँ। यानी कि जितना भी इनपुट इंस्ट्रक्शन हम कंप्यूटर को देते हैं, कंप्यूटर के अंदर जितना भी डेटा का फ्लो होता है, उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट। यानी कि छोटे से एग्जाम्पल से आप इसको समझिए कि जैसे कि हम कंप्यूटर के अंदर एक बार में 10 बार क्लिक करते हैं, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, मान लो उनकी क्षमता है एक बार में 5 क्लिक स्टोर करने की, आपने 10 क्लिक कर दिए, तो कंप्यूटर क्या हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो हैंग हम कहते हैं जनरल फॉर्म में हैंग हो गया, लेकिन कंप्यूटर हैंग नहीं होता है, कंप्यूटर बिजी हो जाता है। यानी कि उसकी क्षमता थी 5 की और आपने उसको दे दिए 10 इंस्ट्रक्शन। तो उस कंडीशन में कंट्रोल यूनिट क्या काम करता है, आप उसको 10 या 15 मिनट के लिए उसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, वो एक एक करके टास्क परफॉर्म करके आपके सिस्टम को फिर से वैसे ही ठीक कर देगा ऑटोमेटिक। कंप्यूटर कभी भी हैंग नहीं होता है, वो केवल बिजी होता है, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसको इंस्ट्रक्शन उसकी क्षमता से ज़्यादा दे दिए, इस वजह से वो हैंग हो जाता है। तो नॉर्मली हमारा समझाने का मतलब ये था कि कंट्रोल यूनिट CU का काम कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रकार के आप इंस्ट्रक्शन या इनपुट कंप्यूटर को देते हो, वो सारा डेटा के फ्लो को स्टेप बाय स्टेप, मल्टीटास्किंग भी और स्टेप बाय स्टेप भी, कंप्यूटर के डेटा के फ्लो को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, कंट्रोल यूनिट, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा मेमोरी यूनिट, जिसको अभी हमने समझा भी था, इसमें इमेज भी लगी हुई है। ये हमारी मेमोरी ICs एंड यूनिट होती हैं। इसका काम यही होता है कि हम जो भी कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल पाते हैं या कंप्यूटर से डेटा हम किसी भी PD या मेमोरी कार्ड में ले पाते हैं, वो हम इसी IC की मदद से ले पाते हैं। अगर ये IC ना हो तो हम ना तो कंप्यूटर के अंदर डेटा डाल पाएंगे और ना ले पाएंगे। इसके बाद आता है हमारा अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ALU। एग्ज़ाम में ये बहुत बार क्वेश्चन आया है कि ALU की फुल फॉर्म क्या है। कई बार बच्चों को ये नहीं पता होती है, लेकिन आपको ये पता होना आवश्यक है, क्योंकि एक नंबर भी हमारे लिए मायने रखता है। तो आप इसको याद रखना, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये IC होती हैं अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट की, जो आपको नज़र आ रही हैं। इनका काम क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर जितने भी कैलकुलेशन का काम है, यानी कि मैथमेटिकल एंड लॉजिकल टास्क परफॉर्म करने का काम ALU की मदद से होता है, जो कि CPU का तीसरा भाग है। इसके अंतर्गत
मतलब कि इसके द्वारा हम कंप्यूटर के अंदर मैथमेटिकल यानी कि जोड़ गुणा भाग कर सकते हैं आसानी से। लॉजिकल का मतलब यही है कि कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्रामिंग के टास्क हम आसानी से हैंडल कर सकते हैं, जैसे कि सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक, .NET, PHP वगैरह। ये सब चीज़ें हम कंप्यूटर के अंदर ALU की मदद से ही हैंडल कर पाते हैं। नेक्स्ट हम समझते हैं पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी, यानी कि मेन मेमोरी के कितने भाग होते हैं। अब मेन मेमोरी जो हम समझे थे, यानी कि पीछे अभी मेमोरी यूनिट जो समझे थे, उसी के अंतर्गत ये मेन मेमोरी है, कंप्यूटर की मेन मेमोरी, जो कंप्यूटर पूरा हमारा चलता है इसमें। तो मेन मेमोरी हमारी दो भागों में डिवाइड की गई है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी मेमोरी क्या होती है और सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है। प्राइमरी मेमोरी हमारी वो मेमोरी है जो कि कंप्यूटर के अंदर आप CPU की मदद से प्राइमरी मेमोरी में कभी भी एक्सेस कर सकते हो। यानी कि अगर कंप्यूटर आपका ऑन है तो आप प्राइमरी मेमोरी में कभी भी एक्सेस कर सकते हो CPU की मदद से। यानी एक्सेस करने का मतलब यही है कि CPU से हम कभी भी उसके अंदर एंटर कर सकते हैं, जा सकते हैं, उसका डेटा रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सेकेंडरी मेमोरी का काम क्या होता है और सेकेंडरी मेमोरी का क्या डेफिनेशन है। सेकेंडरी मेमोरी हमारा जब कंप्यूटर के अंदर जब तक हम उसको नहीं लगाएं, यानी कि सेकेंडरी मेमोरी कंप्यूटर का एक अलग से पार्ट होता है जिसको हम लगाते हैं तभी वो उसको CPU रीड कर पाता है। यानी कि जनरल फॉर्म में CPU उसको रीड नहीं कर पाता और प्राइमरी मेमोरी को रीड कर पाता है जब कंप्यूटर ऑन होता है। सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत हम जब कोई भी सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस लगाएंगे तभी वो उसको CPU रीड कर पाएगा, जब कंप्यूटर ऑन होता है, तब ऑन होने की कंडीशन में। अब प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को समझने के बाद हम ये समझते हैं कि प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी होती हैं और प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारे कौन कौन से भाग आते हैं। प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत हमारे दो मेमोरी आती हैं, रैम और रोम। रैम क्या होता है, रोम क्या होता है, इसको भी हम आगे भली भांति समझेंगे। रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये दो इमेजेस आपको नजर आ रही हैं। ये रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है यानी कि रैम, ये भी दो प्रकार की होती है, यानी कि स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसकी मदद से कंप्यूटर के अंदर हम क्विकली एक्सेस कर सकते हैं, यानी कि कंप्यूटर के अंदर इस मेमोरी की मदद से कंप्यूटर के अंदर डेटा को तुरंत रीड या राइट हम कर सकते हैं। इसमें हमें स्टैटिक रैम के अंदर हमें कोई भी रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, डायनेमिक रैम के अंदर रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता होती है। यानी कि एक छोटे से एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए तो जैसे कि मान लीजिए हमने नोटपैड खोला, यहाँ पर क्या डाला, नोटपैड। अब इसके अंदर हम अगर कुछ टाइप करते हैं कि दैट्स द गुड वे, तो ये कहीं भी स्टोर नहीं हुआ, ये केवल आपको होल्ड करके दिखा रहा है। तो ये जो काम कर रहा है ये स्टैटिक रैम की मदद से हो रहा है, डेटा को होल्ड करके दिखा रहा है, मतलब इसने रीड भी कर लिया, राइट भी कर लिया और हमको दिखा भी दिया। ठीक है, तो इसमें हमें रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डायनेमिक रैम में रिफ्रेशमेंट की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन डायनेमिक रैम आजकल काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है और ये सस्ती भी होती है स्टैटिक रैम की तुलना में। तो ये आपको ऐसी नज़र भी आ रही होगी कि ये हमारी स्टैटिक रैम इस तरह से नज़र आती है और ये हमारी डायनेमिक रैम आती है। सिंपल भाषा में कि दो प्रकार की होती है रैम, स्टैटिक और डायनेमिक। इसमें रिफ्रेशमेंट होता है, इसमें नहीं होता है। इसमें क्विकली एक्सेस कर सकते हैं और इसमें रिफ्रेशमेंट करना पड़ता है। नेक्स्ट, रोम। ऐसे ही रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी। पी रोम, ई पी रोम, ई पी रोम। रोम भी तीन प्रकार की होती है। ठीक है, अब पी रोम के अंतर्गत यानी कि पी रोम की फुल फॉर्म क्या है ये पता होना चाहिए। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ये इस तरह की होती हैं। ये जो रोम आईसी होती हैं ये तीनों देखने में एक जैसी ही लगती हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्नोलॉजी का यूज़ इसमें अलग अलग है सबका। पी रोम की फुल फॉर्म क्या है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसके अंदर जो भी प्रोग्राम एक बार प्रोग्राम कर दिया जाता है वो परमानेंट हो जाता है। एक प्रकार की ये हमारी परमानेंट मेमोरी के अंतर्गत ही आता है। तो
इसके अंदर जो भी प्रोग्राम हमने प्रोग्राम कर दिया वो क्या होता है, वो मतलब कि स्टैटिक हो जाता है, वो हमें बार बार उसको प्रोग्राम करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, ठीक है नहीं। अब EPROM इसकी फुल फॉर्म होती है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके अंदर जो भी हमने प्रोग्राम लिख चुके हैं उसको दोबारा से इरेज करके भी हम प्रोग्राम लिख सकते हैं एक प्रोग्रामर की मदद से, यानी कि PROM प्रोग्रामर की मदद से हम इसके अंदर दोबारा से प्रोग्राम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। फुल फॉर्म भली बात याद रखना है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसकी फुल फॉर्म है EEPROM की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, यानी कि इसमें इलेक्ट्रिकली यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से, इलेक्ट्रिक करंट की मदद से इसको इरेज किया जाता है और फिर दोबारा से प्रोग्राम इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रोम के 3 प्रकार हैं, आपको इसकी फुल फॉर्म याद होनी चाहिए और इसका कैसे कैसे यूज़ है ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है, जिसके अंदर हम कोई भी डेटा स्टोर कर पाते हैं, यानी कि जो भी हम डेटा स्टोर कर पाते हैं या डेटा का आउटपुट ले पाते हैं वो हमारा सेकेंडरी मेमोरी के अंतर्गत आता है, जैसे कि मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप क्या होता है, ये हमारी एक कैसेट जैसी होती है जो बहुत पहले यूज़ बहुत ज़्यादा की जाती थी, यानी कि आज से 5 या 10 साल पहले की बात करें हम तो ये यूज़ की जाती थी काफ़ी ज़्यादा। जो पहले गाने क्या होते थे, पहले ना तो PD थी, ना हार्ड डिस्क थी, ना पेन ड्राइव थी, ना ऑनलाइन था, ना डेट, तो पहले सब इसी के अंदर कैसेट्स के अंदर ही, मैग्नेटिक टेप के अंदर ही हम गाने वगैरह रिकॉर्ड किया करते थे। और ये भी एक क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, ये सब क्या है, स्टोरेज डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। और सेकेंडरी मेमोरी की डेफिनेशन तो आपको पता ही है, जिसके अंदर हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते CPU से, ठीक है नहीं, मतलब बाद में लगा के कर सकते हो लेकिन बाद डायरेक्ट नहीं कर सकते। ऐसे ही मैग्नेटिक डिस्क क्या होती है हमारी, ये इस तरह से होती है जो कि मैग्नेटिक फॉर्म में, यानी कि मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर डेटा को स्टोर करने का काम करती है। जैसे कि हार्ड डिस्क के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो मैग्नेटिक फॉर्म में ही होता है, तो ये हमारे एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही ऑप्टिकल डिस्क, ये जो हमारी CD होती है इसमें ऑप्टिकल फॉर्म में डेटा का स्टोर होता है, और CD DVD ये जो हो गई ये सब हमारी ऑप्टिकल डिस्क के अंतर्गत ही आती है। तो ये भी हमारी एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। नेक्स्ट समझते हैं क्या है। अब इसके अंदर आता है हमारा भाग 6, पार्ट्स ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, इनपुट आउटपुट एंड स्टोरेज डिवाइसेस। यानी कि पेरिफेरल डिवाइस के अंतर्गत इनपुट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है और स्टोरेज डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं उसको हम भली भांति समझ लेते हैं। सबसे पहले आता है पेरिफेरल डिवाइसेस, और पेरिफेरल डिवाइसेस की डेफिनेशन मैंने पीछे अभी आपको बताई ही थी कि कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स होते हैं जिससे कंप्यूटर को मैनेज हम कर सकते हैं, या कंप्यूटर को यूज़ करने के लिए जितने भी पार्ट्स की हमें आवश्यकता होती है, वो छोटे छोटे पार्ट्स जैसे कि माउस, कीबोर्ड, CD, प्रिंटर, स्पीकर वगैरह, ये सब हमारे पेरिफेरल डिवाइसेस के अंतर्गत ही आते हैं। अब पेरिफेरल डिवाइसेस भी 3 प्रकार की होती हैं, जैसे कि इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होती है, आउटपुट क्या होती है और स्टोरेज डिवाइस क्या होती है, इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझ लेते हैं। नेक्स्ट, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत पहले इनपुट डिवाइस को देखने से समझने से पहले हमें यह भी पता होना चाहिए कि इनपुट डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो बहुत सिंपल सी इसकी परिभाषा है, ऐसी डिवाइस जिसके माध्यम से हम डेटा का इनपुट कर पाते हैं या इन्फॉर्मेशन दे पाते हैं या कोई इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं किसी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, तो वो हमारी इनपुट डिवाइसेस की मदद से हो पाता है। मतलब ऐसी डिवाइस जिससे इनपुट दे पाते हैं या इंस्ट्रक्शन दे पाते हैं, वो इनपुट डिवाइस की मदद से हो पाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि उस डिवाइस का काम क्या है। कोई सी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उसका आपको वर्किंग पता होना चाहिए। तो सिंपल भाषा में आपको समझ में आ जाएगा कि वो इनपुट है या आउटपुट है। जैसे कि कीबोर्ड का काम क्या होता है, की प्रेस करना। जब कंप्यूटर के आप की प्रेस करते हो तो क्या होता है, डेटा इनपुट होता है, तभी तो कैरेक्टर टाइप होता है कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो ये हमारा कीबोर्ड भी क्या है, एक इनपुट डिवाइस का एग्जांपल। ऐसी माउस से हम ये सब जो हम कर्सर मूवमेंट कर रहे हैं तो ये भी एक प्रकार का इनपुट है। ये हम तब कर पा रहे हैं, ये माउस की मदद से कर पा रहे हैं, तो ये हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं तभी वो मूव हो रहा है। तो माउस भी एक इनपुट डिवाइस है। ऐसे ही ट्रैक बॉल भी एक माउस जैसी ही डिवाइस होती है जिसका काम
भी कर्सर को मूव करने के लिए यूज़ किया जाता था अभी तक। अब इसका यूज़ ना के बराबर और लगभग ख़त्म ही हो गया है इसका यूज़ किया जाना। अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के माउस ही यूज़ किए जाते हैं। ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है। लाइट पेन, जिससे हम किसी भी स्क्रीन पर या टच स्क्रीन पर लिख सकते हैं या उसको डिवाइस को ऑपरेट कर सकते हैं, वो हमारा लाइट पेन की मदद से हो पाता है। ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस। ऐसी जॉयस्टिक एक गेमिंग डिवाइस होती है। आजकल इस प्रकार की रिमोट जैसे नज़र आ रही है, पहले इस तरह से हैंडल जैसे आती थी। इससे भी हम क्या कर पाते हैं, गेम वगैरह खेल पाते हैं। यानी कि गेम कैसे खेल पाओगे, आप जब तक कोई इंस्ट्रक्शन या इनपुट नहीं दोगे तो आप गेम नहीं खेल पाओगे। तो सिंपल भाषा में कि हम इसके अंदर इनपुट दे पाते हैं, तो ये एक इनपुट डिवाइस हो गई। ठीक है नी। स्कैनर का काम होता है फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर स्टोर करना। तो ये एक इनपुट डिवाइस है। काफ़ी सारे बच्चों को इसमें मतभेद होता है कि स्कैनर एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि वो प्रिंटर से उसको जोड़ लेते हैं। लेकिन प्रिंटर एक अलग डिवाइस है, यानी कि प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, लेकिन स्कैनर का मेनली काम होता है फ़ोटोज़ या डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके कंप्यूटर के अंदर इनपुट करना। तो इसलिए स्कैनर क्या है, हुई एक इनपुट डिवाइस। कुछ और इनपुट डिवाइसेस को हम समझते हैं, जैसे कि मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। जैसे कि हम मैग्नेटिक स्ट्रिप क्या होती है, जो हमारे एटीएम होता है उसके पीछे ब्लैक कलर की एक फिल्म लगी हुई होती है, वो मैग्नेटिक स्ट्रिप कहलाती है, जिसके अंदर हमारा थोड़ा सा डेटा स्टोर रहता है और उस डेटा के माध्यम से ही हम ऑनलाइन इलेक्ट्रिकली हम एक्सेस कर पाते हैं और हम एटीएम का यूज़ कर पाते हैं। तो इस मशीन से हम शॉपिंग वगैरह कर पाते हैं। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर है। इसमें जैसे ही आप लगाओगे तो एटीएम कनेक्ट हो जाएगा और डिटेक्ट होने के बाद आपके बैंक से कनेक्शन बन जाएगा इसका, और पैसे आप कटवा सकते हैं या बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। अब ये है हमारा बारकोड रीडर। ये होता है बारकोड, 13 अंकों का हमारा बारकोड होता है इंडिया के अंदर। तो इस 13 अंक, ये ब्लैक एंड वाइट पट्टी जैसा जो नज़र आ रहा है, यही बारकोड होता है। किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर ये बारकोड लगा होता है। इसके अंदर बहुत सारे, मतलब कि जिस प्रोडक्ट के ऊपर ये बारकोड लगा होता है उसमें उसका वेट यानी कि वजन, किस कंपनी ने बनाया है, वो कितने रुपए का है, ये सारी इन्फॉर्मेशन बारकोड के ऊपर होती है, जो इस मशीन से रीड करके कंप्यूटर के अंदर वो सारी डिटेल आ जाती है। तो आप किसी मॉल या किसी शोरूम में गए हों, तो वहाँ पर आपने अगर कुछ शॉपिंग की हो, तो इस बारकोड की मदद से वो सब पर एक स्टिकर लगा होता है, बारकोड से रीड करके वो फटाफट बता देता है ये कितने रुपए का है या कितना डिस्काउंट है इसके ऊपर। तो ये होती है बारकोड रीडर मशीन, और ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। ठीक है नहीं। और ये भी एक इनपुट डिवाइस है, यानी कि ये क्या ले रहे हैं, ये इनपुट ले रहे हैं, तभी तो हमें आउटपुट दिखा पा रहे हैं इनपुट लेके। इसके बाद आता है हमारा OMR। OMR की फुल फॉर्म है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइज़र या ऑप्टिकल मार्क रीडर भी इसको कह देते हैं। ये एक मशीन होती है जिसे हम जिसके, और ये होती है हमारी OMR शीट, जिस शीट पे हम क्वेश्चन आंसर का जवाब देते हैं सर्किल भर के, वो शीट इसमें लगा देते हैं और इस मशीन के अंदर पहले से ही इसके आंसर को फीड कर देते हैं। तो ये मशीन रीड करके बता देती है कि ये कितने आंसर इसके सही हैं या गलत हैं। तो इस मशीन, ये क्या है, ये एक इनपुट का काम कर रही है मशीन, मतलब यहाँ इससे इनपुट ले रही है ना मशीन, इससे इनपुट लेके तभी तो हमें रिजल्ट बता रही है। तो ये भी क्या हुई, एक इनपुट डिवाइस। OCR की फुल फॉर्म क्या है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिससे करेक्टर्स को रीड किया जाता है। करेक्टर्स को रीड करने के काम में ये आती है, ऑप्टिकल करेक्टर रीडर। ठीक है। ATM वगैरह भी में इसका यूज़ होता है कुछ हद तक। MICR की फुल फॉर्म होती है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। जो हमारा चेक होता है, बैंक का चेक, ये हमारा एक चेक होता है इसके अंदर है। तो ये तो एक मशीन है MICR, इस पूरी मशीन को MICR बोलते हैं। चेक को चेक करने के लिए इस मशीन का यूज़ किया जाता है। यानी कि बैंक का जो चेक होता है उस पर एक नंबर लिखा होता है विशेष प्रकार का, वो एक स्पेशल इंक से लिखा होता है, जो कि बैंक या RBI, इंडिया के अंदर RBI ही चेक कर सकता है कि वो चेक असली है या नकली है। तो वो इस मशीन के द्वारा चेक किया जाता है कि चेक असली है या नकली है। तो वो MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर या करेक्टर रिकॉग्नाइजर के द्वारा ही हम चेक कर सकते हैं कि चेक असली है या नकली है। तो ये भी एक इनपुट डिवाइस है। नेक्स्ट, आउटपुट डिवाइसेस कौन कौन सी होती हैं। इनपुट डिवाइस हमने भली भांति समझी, अब आउटपुट डिवाइसेस को समझ लेते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जिसकी मदद से हमको क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है, या डिस्प्ले पे कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस की मदद से मिल पाती है।
सिंपल सी बात कि आउटपुट डिवाइस की मदद से हमें हर टाइप की जानकारी भली भांति मिल पाती है। जैसे कि कुछ फेमस आउटपुट डिवाइसेस के को समझ लेते हैं हम, जैसे कि मॉनिटर, जो भी हम देखते हैं डिस्प्ले पे, यानी कि हमें क्या मिल रही है, इन्फॉर्मेशन, हमें आउटपुट मिल रहा है। तो ऐसी कोई सी भी डिवाइस जिससे हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमारी आउटपुट डिवाइसेस कहलाती है। तो मॉनिटर से हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, हम कुछ भी देख पाते हैं, वीडियो भी देख पाते हैं, गेम खेल पाते हैं, उसको देख पाते हैं। तो ये मॉनिटर कैसी डिवाइस है, ये आउटपुट डिवाइस है। ऐसे ही प्रोजेक्टर से हम कुछ भी प्रदर्शित करवा पाते हैं वाइट पर्दे पर, या आप किसी मूवी को देखने जाएं तो वहाँ भी प्रोजेक्टर लगा होता है, वो थोड़ा बड़ा प्रोजेक्टर होता है, तो वो भी एक आउटपुट डिवाइस है जो कि आपको मूवी दिखा रही है, यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशन दे रही है। प्रिंटर से भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। जब भी हम प्रिंटिंग की कोई कमांड देते हैं या जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है वो प्रिंटर की मदद से मिलती है, तो वो हमारा एक आउटपुट डिवाइस है प्रिंटर। प्लॉटर जो होती है एक बिग टाइप का प्रिंटर होता है, यानी कि जितने भी बड़े प्रिंटर्स होते हैं, बड़े बड़े फ्लैक्स प्रिंटिंग वगैरह जो मार्केट में यूज़ की जाती है प्रिंट करने के लिए, तो वो प्लॉटर मशीन की मदद से की जाती है। यानी कि सिंपल भाषा में जितने भी बड़े प्रिंटर्स होते हैं उनको प्लॉटर की श्रेणी में रखा गया, उनको प्लॉटर कहा जाता है। तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है जिससे हम कोई भी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। इसके बाद है हमारा स्पीकर। स्पीकर से भी हमें क्या मिलता है, आउटपुट। हम जो भी सॉन्ग सुनते हैं तो ये भी एक आउटपुट डिवाइस है। हेडफोन से भी हम सॉन्ग सुनते हैं, या जो भी हमें आउटपुट मिलता है, साउंड मिलती है, तो ये सब हमारे आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस के कौन कौन सी होती हैं, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए स्टोरेज डिवाइसेस होती क्या कौन सी हैं। ऐसी डिवाइस जिसके अंदर डेटा को डेटा को स्टोर किया जाता है, वो हमारी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ठीक है नहीं। और ये सारी हमारी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, यानी कि डेटा को स्टोर हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में ही करते हैं मेनली। तो यहाँ पर हार्ड डिस्क HDD की फुल फॉर्म होती है हार्ड डिस्क ड्राइव। एक्सटर्नल या इंटरनल, ये दोनों ही हमारी क्या है, स्टोरेज डिवाइस हैं, जो कि डेटा का आउटपुट स्टोर करती हैं, डेटा का आउटपुट लेती हैं। तो इसके अंदर ये हमारी इंटरनल हार्ड डिस्क है और ये हमारी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है। तो दोनों हमारी हार्ड डिस्क ही हैं, बस ये एक्सटर्नल हम USB की मदद से लगा कर इसको एक्सेस कर सकते हैं, और ये हमारी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई होती है। ये दोनों ही क्या है, स्टोरेज डिवाइस है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ऐसे ही कॉम्पैक्ट डिस्क, CD की फुल फॉर्म होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। ऐसी एक DVD भी होती है जिसकी फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। तो ये जो CD DVD होती हैं ये भी हमारी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, जो कि डेटा को नॉर्मली स्टोर करने के काम में ही आती हैं। ऐसे ही पेन ड्राइव, PD की फुल फॉर्म होती है पेन ड्राइव, जो डेटा को स्टोर करने के काम में आती है, आप भली भांति जानते ही होंगे। और इसको कंप्यूटर में प्रोफेशनल नेम में इसको फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, मतलब जो तुरंत एक्सेस हो जाती है, इसलिए इसको फ्लैश ड्राइव कहा जाने लगा है। फ्लॉपी डिस्क जो कि काफ़ी कम डेटा स्टोर करती है, और कंप्यूटर के सबसे पहली यानी कि फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस का खिताब यानी किसे मिला है, फ्लॉपी डिस्क को। यानी कि सबसे पहले जो विकसित हुई वो फ्लॉपी डिस्क ही हुई। सबसे पहले हम फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से ही डेटा को स्टोर कर पाते थे, और बहुत कम डेटा स्टोर कर पाते थे, जो आगे हम समझेंगे कितना स्टोर कर पाते थे। नॉर्मली आप ये समझिए कि फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस कौन सी है हमारी, फ्लॉपी डिस्क, जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर पाते थे। नेक्स्ट हमारा है मेमोरी ऑफ डिवाइसेस। अब हम ये जितनी भी डिवाइसेस हैं स्टोरेज डिवाइसेस, इसके अंदर कितना कितना डेटा स्टोर कर पाते थे या हैं, उसको समझ लेते हैं। फ्लॉपी डिस्क डिवाइस जो अब यूज़ मतलब पर्सनल यूज़ के लिए अब नहीं होती है, कंपनीज वगैरह में थोड़ा बहुत कहीं होता है, लेकिन नॉर्मली पर्सनल यूज़ के लिए काफ़ी कम होने लगी है पर्सनल कंप्यूटर के लिए। तो फ्लॉपी डिस्क में आपको ये पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट स्टोरेज डिवाइस है, और इसके अंदर हम 1.44 MB या 2.14 MB का डेटा स्टोर कर पाते थे या हैं। हार्ड डिस्क डिवाइस क्या होती है, ये भी दो प्रकार की होती है, इंटरनल और एक्सटर्नल, लेकिन इसका टाइप यानी कि मिनिमम 40 GB स्टोरेज से ये शुरुआत होती है। 40 GB से कम की कोई हार्ड डिस्क पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी आपको। 40 GB, फिर 80, 120, 250, 320, 500, 1 TB, इस तरह से हार्ड डिस्क आप मार्केट से परचेज कर सकते हो। आजकल 1 TB तो नॉर्मली हर कंप्यूटर के अंदर और अलग से भी आप परचेज कर सकते हो, आने लगी हैं। तो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव को समझते हैं, और 1 TB से ज़्यादा की भी हार्ड डिस्क वगैरह मार्केट में उपलब्ध हैं। 2 TB, 5 TB, 10 TB तक की भी आप ले सकते हो आजकल। तो मेमोरी कार्ड और पेन ड्राइव
मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव कितने कितने MB या GB की डेटा स्टोर करते हैं? सबसे कम 512 MB का मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव आपको मार्केट में मिल सकता है, यानी पूरी दुनिया में मिल सकता है। वैसे तो आजकल डिजिटल युग में डेटा का यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा है, तो 512 MB का कोई यूज़ मतलब इतना करता नहीं है। नॉर्मली 4 GB या 8 GB का यूज़ लोग ज़्यादा करने लगे हैं। तो इसका हमें क्राइटेरिया पता होना आवश्यक है कि सबसे कम 512 MB का होता है, फिर 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32, 64, 128, 256 और इससे ज़्यादा का भी मेमोरी कार्ड बना दिया गया है, जो कि सैमसंग कंपनी ने बनाया है। 2 TB तक का मेमोरी कार्ड बन चुका है। और ये क्राइटेरिया आपको इस तरह से ही याद रखना है, यानी कि अगर आप मार्केट में जाते हो तो आपको कहीं भी 5 GB या 3 GB या 10 GB के मेमोरी कार्ड या पेन ड्राइव नहीं मिलेगी। ऐसे ही 50 GB या 100 GB या 150 GB या 200 GB का कोई भी आपको हार्ड डिस्क नहीं मिलेगा। आपको इसी क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ये हार्ड डिस्क आप परचेज कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही CD की फुल फॉर्म क्या है हमारी? कॉम्पैक्ट डिस्क, जो कि 700 MB का डेटा ही स्टोर कर पाती है। DVD की फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि 2 लेयर की होती है, एक सिंगल लेयर और एक डबल लेयर। सिंगल लेयर हमारी 4.7 GB का डेटा स्टोर करती है और डबल लेयर 8.5 GB का डेटा स्टोर करती है। डेटा स्टोर करने का सिंपल सा मतलब यही है कि लगभग अगर आप एक सिंगल लेयर वाली DVD परचेज करते हैं तो इसके अंदर आप लगभग 3 से 4 मूवीज़ स्टोर कर सकते हैं और डबल लेयर वाले में 7 से 8 मूवीज़ स्टोर कर सकते हैं। ऐसे ही CD में लगभग 1 से 2 मूवी स्टोर कर सकते हैं। HVD की फुल फॉर्म होती है होलोग्राफिक वर्सेटाइल डिस्क, जो कि 6 TB का एक स्टोरेज डिवाइस है और ये नॉर्मली CCTV वगैरह की रिकॉर्डिंग में यूज़ किया जाता था। अब तो नहीं होता है, अब जब से हार्ड डिस्क आ गई हैं तब से इसका यूज़ काफ़ी कम होने लगा है। तो ये हमारा क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस ही है जो कि डेटा को स्टोर करने के काम में आता है। और 6 TB का मतलब है लगभग 7000 GB, 7000 GB का डेटा स्टोर कर पाते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें हार्डवेयर वगैरह समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई दुविधा या कोई क्वेश्चन आपको हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और धन्यवाद आपका ये पूरी वीडियो देखने के लिए। और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। डेली मोशन पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद आपका।